स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। तो ये नीट स्टैंडर्ड हम बोर्ड में साथ ही साथ और भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हम लोग बेस से स्टार्ट करके डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और हो सकता है हमारे लेक्चर्स एक लेक्चर में या एक से ज़्यादा लेक्चर लगे हमको, तो अलग अलग लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, सेल साइकिल या सेल डिवीजन की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट साइंटिस्ट मिलेंगे, उनका अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या वर्क किया है सेल साइकिल या सेल डिवीजन की रिगार्डिंग। लेकिन बात शुरू कहाँ से होती है सेल साइकिल या सेल डिवीजन। तो आपने चैप्टर सेल पढ़ा होगा, वहां पे आपने देखा होगा कि सेल थ्योरी में रडोल्फ विर्चो हैं जिन्होंने बताया था कि जो भी नई सेल एग्जिस्ट करती है वो पहले से मौजूद सेल से यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो इसका मतलब वो सेल डिवाइड होती होगी और फिर नई सेल्स बनाती होगी। उसके बाद स्ट्रासबर्गर आए, उन्होंने भी बताया कि जो न्यूक्लियस है उसका भी फॉर्मेशन जो हो रहा है, उसका भी डेवलपमेंट जो हो रहा है वो पहले से मौजूद न्यूक्लियस से होता है। बाद में फ्लेमिंग और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्टडी की और बताया कि सेल डिवीजन दो तरह का होता है। उसके पहले कुछ और फेजेस चलते हैं जिसको हम लोग इंटरफेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द सेल साइकिल। सबसे पहले हम लोग सेल साइकिल की बात करते हैं। तो सेल साइकिल है क्या? इट इज द सिंपली कलेक्शन ऑफ इवेंट्स। कई सारे इवेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं और ये इवेंट्स में हो क्या रहा है, डिफरेंट स्टेजेस इनमें हो क्या रहा है। दिस इज द सीक्वेंस या हम कलेक्शन ऑफ इवेंट्स कह सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जहां पर सेल डुप्लीकेट कर रही है, डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम का मतलब यहां पर हम लोग डीएनए की बात करेंगे, है ना। यहां पे अपने जीनोम मतलब डीएनए को डुप्लीकेट करती है, साथ ही साथ डुप्लीकेट करेगी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वो साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल की बात हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर, उन सबका डुप्लीकेशन डबलिंग पहले हो जाती है। और देन जब ये सारी प्रोसेस हो जा रही है, सेल डुप्लीकेट कर ले रही है अपने जीनोम को, डीएनए को और फिर सारे कंस्टिट्यूएंट को, देन क्या करती है, डिवाइड करती है इनटू टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल्स। दो डॉटर सेल में डिवाइड करेगी, सन सेल में डिवाइड नहीं करेगी, डॉटर सेल में डिवाइड करेगी। क्योंकि जो डॉटर सेल होती हैं या डॉटर वर्ड हम लोग यूज करते हैं, वो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी हमेशा डॉटर सेल यूज होगी। साइंस में कोई भी टर्म दिया जाता है तो काफी सोच समझ के दिया जाता है। हम लोग यहाँ पे चाचा भतीजा अंकल सेल नहीं लिखते हैं, डॉटर सेल लिखते हैं। और कहीं पे भी आप पढ़ेंगे तो आपको डॉटर सेल ही मिलेगा। तो व्हाट इज द सेल साइकिल? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जहां पर सेल जो है डुप्लीकेट कर रही है अपने डीएनए को यानी जीनोम को, साथ ही साथ दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट में सेल ऑर्गेनल्स आ जाएंगे अगर यूकैरियोट की हम लोग बात कर रहे हैं। और जो साइटोप्लाज्म में मौजूद बायोमॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हों, अमाइनो एसिड्स हों या दूसरे, उन सब का जब डबलिंग हो जाती है देन सेल क्या करती है, डिवाइड करती है दो डॉटर सेल में या दो से ज्यादा डॉटर सेल में। अगर मियोसिस सेल डिवीजन पर चल रहा है तो वहां हम लोग पढ़ते हैं कि दो से ज्यादा डॉटर सेल बनती हैं, चार डॉटर सेल। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जबकि oogenesis में एक ही हुआ बनता है, लेकिन एक्चुअल में चार सेल बनती हैं, दो डीजनरेट कर जाती है। खैर वो सब तो आगे की बातें हैं। अब जो पूरी सेल साइकिल है, अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें कि कितना टाइम लगता है, ड्यूरेशन क्या है सेल साइकिल का, तो सेल साइकिल अलग अलग सेल में वेरी कर सकती है। क्यों वेरी कर सकती है? क्योंकि सबका जीनोम ऑर्गेनाइजेशन अलग है, नंबर ऑफ जो बेसिस पाए जा रहे हैं डीएनए के अंदर वो भी वेरी कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल जो है ये वेरी करती है, वेरी विथ टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है।
तो एक साइकिल से दूसरे साइकिल के बीच में जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग नॉर्मली नाम देते हैं जनरेशन टाइम। क्या नाम देते हैं? जनरेशन टाइम। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम मान लेते हैं ईस्ट, मान क्या लेते हैं, होता ही है ईस्ट में जो टोटल टाइमिंग है वो 1 आवर 30 मिनट्स है, 1 आवर 30 मिनट्स, या हम टोटल 90 मिनट्स लिख देते हैं। उसी तरह से अगर ह्यूमन सेल की बात करें, ह्यूमन सेल, तो इसको 24 आवर्स लगते हैं। इसका जनरेशन टाइम या जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल की वो 24 घंटे है। और बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल के लिए मैं एक रेंज लिख देता हूं। कुछ बुक्स में 30 मिनट्स है, कहीं पे 38 है, कहीं पे 40 मिनट्स भी मिलता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं 30 to 40 मिनट्स, एक रेंज लिख देता हूं, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। अब क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि यहां पे जो जीनोम साइज है, जीनोम साइज भी वेरी करती है। एक बात हो गई, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है, अलग अलग सेल का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, दोनों चीजें वेरी करेंगी। तो इन दोनों में वेरिएशन होने की वजह से जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है अलग अलग सेल में वो भी वेरी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन ह्यूमन सेल में पाया जा रहा है वो सारी तरह की सेल में पाया जाएगा। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे ईस्ट में इतना दिख रहा है, ह्यूमन सेल में 24 आवर्स है, जबकि बैक्टीरियल सेल में कितना है, 30 to 40 मिनट्स है। तो ये वेरिएशन हम लोग निकाल भी सकते हैं, अगर टाइम निकालना चाहें तो हम लोग को पता भी चल जाता है। जैसे कि ह्यूमन डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट जो है वो है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, और रेट ऑफ डीएनए एप्लीकेशन क्या है? क्लास 12th में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, रेट ऑफ डीएनए एप्लीकेशन ये है हमारा तकरीबन 2000 बेसेस पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2000 बेसेस ऐड होते हैं जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा होता है। तो आप डिवाइडेड 6.6 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई 2000 कर देंगे, देन उसको सेकेंड और फिर मिनट और फिर आर में अगर हम लोग बदल देंगे तो कुछ हमारे पास आइडिया निकल जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो डीएनए की साइज है, नंबर ऑफ बेसेस है, वो वेरी कर रहे हैं सेल टू सेल। साथ ही साथ सेल का जो स्ट्रक्चर है, उसका मार्फोलॉजी है, ये सारी चीजें भी वेरी करती है, जिसके जो सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो भी वेरी कर जाता है। फाइन, आगे आते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, तो पूरी सेल साइकिल को बेसिकली दो फेज में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक फेज होता है पहला इंटरफेज, और दूसरा है एम फेज। ठीक है, पहला इंटरफेज और दूसरा क्या है, एम फेज। इंटरफेज को और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसको हम लोग ग्रोथ फेज भी कहते हैं, रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, या प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। ये वो फेज है जहां पे सेल अपने आप को तैयार करती है, प्रिपेयर कर रही है, किस लिए? एम फेज के लिए, यानी कि उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक्सेप्ट क्रोमोसोम डिवीजन, सारी चीजें यहीं पर हो जा रही हैं। कहां पे? इंटरफेज में, मतलब डिवीजन नहीं हो रहा है, ग्रोथ सारी चीजों की यहीं पर हो जा रही है। और एम फेज में एक्चुअल में क्रोमोसोम का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो इंटरफेज को हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं, इसको हम लोग ग्रोथ फेज या रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज, जितना मुझे ध्यान में है सब मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये नाम से जानते हैं, या एक नाम और लिख देते हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज, यहां पे सेल डिवाइड नहीं कर रही बल्कि अपने आप को तैयार कर रही है, किस फेज के लिए? एम फेज के लिए। और एम फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? एम से यहां पर मतलब है माइटोटिक, मतलब डिवीजन फेज, जहां पे सेल डिवाइड करती है। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल को अगर हम देखें तो दो फेजेस हमको मिलकर है, एक इंटरफेज और दूसरा एम फेज। इंटरफेज में होता क्या है एक्चुअल में? अगर हम लोग आई फेज की बात करते हैं, यानी इंटरफेज की बात करते हैं, तो इंटरफेज में सेल
मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, बहुत ज्यादा एक्टिव होगी, और यहां पर सिंथेसिस होती है, सारी चीजों की सिंथेसिस होती है। किसकी सिंथेसिस हो रही है? यहां पर सिंथेसिस होती है जीनोम की, मतलब डीएनए रेप्लिकेट करेगा, सेल ऑर्गेनल्स, अगर माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल के अंदर 2 पाई जा रही है तो बिफोर एम फेज वो क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, है ना। उसको डिवाइड होना है, बढ़ना है। सेल ऑर्गेनल्स, साथ ही साथ दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, एटसेट्रा, ठीक है, इन सब की भी सिंथेसिस हो रही है। इवन एंजाइम्स की भी हम लोग बात करेंगे, एंजाइम्स भी यहां पे सिंथेसाइज होंगे। एंजाइम्स एटसेट्रा, इन सब की यहां पर सिंथेसिस होगी। कहां पे? आई फेज में। और आई फेज जो है, दिस इज द 95% पार्ट ऑफ होल सेल साइकिल, ठीक है। पूरी सेल साइकिल का ये 95% ड्यूरेशन लेकर चलता है, जबकि जो एम फेज है ये सिर्फ 5% ड्यूरेशन लेता है। यहां पर क्या है? सिर्फ 5% ड्यूरेशन, जबकि ये क्या है? 95% ड्यूरेशन ले रहा है पूरी सेल साइकिल का। अब सेल साइकिल को भी हम लोग किसी यानी आई फेज में ही नहीं कंप्लीट कर दे रहे हैं। यहां पर जो सेल साइकिल का आई फेज है, ठीक है, या इंटरफेज है, इंटरफेज इसको फिर से डिवाइड किया जाता है अलग अलग फेजेस में, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इसमें G1, S और G2 फेज। वहीं M फेज जहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है, सेल यहां पर एक्चुअल में डिवाइड हो रही है। यहां पर क्या हो रही है? सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है फॉर द डिवीजन। तो जो M फेज है इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं, M फेज। एक तो इसका होता है K फेज, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है C फेज, जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। तो अब इनको अलग अलग हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सेल साइकिल के फेजेस की बात कर लेते हैं, सेल साइकिल के फेजेस की। एक तो है हमारा आई फेज, जिसको इंटरफेज के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारा क्या है? एम फेज, जहां पे सेल एक्चुअल में डिवाइड कर रही है, ठीक है, 2 डॉटर सेल में। तो आई फेज को फिर से अलग अलग सब फेजेस में डिवाइड किया जा रहा है, और फिर से लिख देता हूं 95% पार्ट है ये, जबकि ये कितना है? 5% पार्ट है पूरे सेल साइकिल का। इंटरफेस को हम लोग 3 अलग अलग फेजेस में नॉर्मली डिवाइड कर देते हैं। एक है हमारा G1 फेज, दूसरा है S फेज, और तीसरा है G2 फेज। G1 फेज में क्या हो रहा है? G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, ठीक है, और यहां पर प्रोटीन, आरएनए एटसेट्रा की सिंथेसिस होती है। अब एटसेट्रा की सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? इसके ठीक बाद जो फेज होता है उसको एस फेज कहते हैं, यानी सिंथेटिक फेज, जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होना है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन करने के लिए आपको न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए,
हाई अमाउंट में एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज होने वाली है। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, तो उन सब चीज़ों की भी सिंथेसिस जीवन फेज में भी होती है। इसलिए जीवन फेज को हम लोग प्री सिंथेटिक फेज के नाम से भी जानते हैं। इसको गैप फेज 1 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको गैप फेज 1 के नाम से या पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। फेज के बाद फिर से जब सेल डिवाइड करना है तो वो सबसे पहला फेज स्टार्ट करेगी जीवन फेज, तो पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। ये अलग अलग नाम है, हम लोग नाम पढ़ेंगे तो बहुत सारे नाम अलग अलग मिल जाएंगे। तो यहाँ पे और भी सिंथेसिस होनी है किसकी, न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जिससे आगे चलकर डीएनए बनना है, यानी इस फेज में। इसके अलावा पॉलीमरेज एंजाइम्स की, कौन सा पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज भी चाहिए होगा, उसी को आरएनए पॉलीमरेज भी हम लोग कहते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है इस फेज में। साथ ही साथ एटीपी, ये ध्यान में हमको रखना है, ये बहुत जरूरी है कि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली कहां, इस फेज में। तो जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, प्रोटीन, आरएनए और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स की सिंथेसिस हो रही है। तो इन सब सारी चीजों से होगा क्या, जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म या हम साइटोप्लाज्म सिंपल बोल दें अगर, तो वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इन सब से क्या होगा, सेल की साइज भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। सेल की साइज भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब हमारा आता है इसके बाद एस फेज, ठीक है। एस फेज को हम लोग सिंथेटिक फेज, और कुछ बुक्स में आपको ये इनविजिबल फेज भी वर्ड मिल जाता है, इसका इनविजिबल फेज वर्ड मिलता है। सिंथेसिस फेज या सिंथेटिक फेज, तो किसकी सिंथेसिस हो रही है एक्चुअल में, यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। किसका रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए का जो अमाउंट इनिशियल होता है उसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो डीएनए का यहां पर रेप्लिकेशन होता है। अगर हम लोग डिप्लॉयड सेल में बात करें, डिप्लॉयड सेल में, तो डिप्लॉयड सेल के अंदर इनिशियल अमाउंट जो डीएनए का होगा उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 2C। आफ्टर द एस फेज ये अमाउंट बढ़कर हो जाएगा 4C। लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई बदलाव नहीं होता है, ध्यान समझिएगा। क्रोमोसोम के नंबर में कोई बदलाव नहीं होता, क्रोमोसोम रिमेन सेम इन नंबर इन G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। कोई बदलाव नहीं होने वाला है। दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई जब बदलाव नहीं हो रहा है क्रोमोसोम के नंबर में, तो इक्वली दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड कैसे होगी। तो ध्यान ये रखिए, क्रोमोसोम के क्रोमेटिड का रेप्लिकेशन होता है ना। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, लेकिन आफ्टर द एस फेज एक क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड हो जाते हैं। तो क्रोमोटिड जो है या क्रोमेटिड हम जिसे कह रहे हैं, उसका रेप्लिकेशन हो रहा है, उसका डिवीजन हो रहा है, उसको डिवाइड किया जाएगा 2 डॉटर सेल के अंदर। डिप्लॉयड सेल में अगर इनिशियल अमाउंट डीएनए का 2C है, आफ्टर द एस फेज ये हो जाएगा बढ़कर 4C। वहीं हैप्लॉयड सेल की अगर बात करें, अगर हैप्लॉयड सेल है और वहां पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो इनिशियल अमाउंट क्या होगा, 1C होगा, बढ़कर क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। बट क्रोमोसोम नंबर स्टिल अनचेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहां पे अगर 2N है तो यहां पर भी 2N है, यहां पर अगर N है तो यहां पर भी क्या होगा, N ही होगा, कोई बदलाव होने वाला नहीं है। अगर एनिमल सेल्स की बात करें, एनिमल सेल की, तो वहां पे एक चीज और देखने के लिए आपको मिलेगी, सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन होगा। किसका, सेंट्रियोल भी रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस कहां हो रही है, ये हो रही है आपके न्यूक्लियस में, ठीक है। और एनिमल सेल में, एनिमल सेल्स, इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेंट्रियोल रेप्लिकेट करेगा इन साइटोप्लाज्म, मतलब उसका
इनिशियल अमाउंट अगर 1 है तो वो आफ्टर द एस फेज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान देना, मैं यहां पे अलग से लिख रहा हूं स्टार बना के, कि इस फेज में सिर्फ एक ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और किसी भी तरह के प्रोटीन या आरएनए की सिंथेसिस नहीं होती है। उसका नाम है हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये बेसिक प्रोटीन होती है जो डीएनए के ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ेंगे 12th में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो वहां पे आपको हिस्टोन का रोल पता चलेगा कि हिस्टोन क्या है, ये बेसिक क्यों होता है। तो यहां पे हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ये ध्यान देना है। इसकी सिंथेसिस हो रही है, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस, कहां, इस फेज में। तो इस फेज को हम लोग सिंथेटिक फेज कह रहे हैं। क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है डिप्लॉयड सेल में। 2C है तो ये 4C हो जाएगा, और अगर यहाँ पे हैप्लॉयड सेल की बात करें 1C है तो 2C हो जा रहा है। क्रोमोसोम नंबर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अगर क्रोमोसोम नंबर 2n है तो ये आफ्टर द एस फेज 2n ही रहेगा, और अगर हैप्लॉयड है तो n के बाद n ही रहेगा, है ना। ये डीएनए कंटेंट हो गया हमारा, डीएनए कंटेंट, और ये हो गया क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, ये हो गया क्रोमोसोम नंबर। तो ये तो बात हो गई एस फेज की। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद G2 फेज। इसके बाद हम लोग देखते हैं G2 फेज। G2 फेज में क्या हो रहा है, G2 फेज में भी प्रोसेस लगभग G1 फेज वाली होती है कि सेल यहां पर एक्टिव होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, और आरएनए साथ ही साथ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसके अलावा एटीपी की सिंथेसिस होगी। ठीक है, यहां पे स्पिंडल प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, या थोड़ा सा ध्यान देना, स्पिंडल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होती है। ठीक है, स्पिंडल प्रोटीन्स जो स्पिंडल ऑपरेटर्स के फॉर्मेशन में मदद करेंगे, यानी माइक्रोट्यूबुल्स की जो प्रोटीन्स होती हैं। तो ओवरऑल आप आई फेज में देख रहे हैं कि यहां एग्जैक्टली हो क्या रहा है, सेल की साइज जो है वो इंक्रीज हो रही है बाय दीज प्रोसेसेस, कि डीएनए कंटेंट इंक्रीज कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेल की साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो G1 फेज हो गया, एस फेज हो गया, और G2 फेज। देन आता है हमारा M फेज। ठीक है, इसको हम लोग माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज के नाम से जानते हैं। जब इतनी कहानी हो चुकी है, जैसे ही G2 फेज खत्म हो रहा है, उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा M फेज। M फेज को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बहुत आसानी के लिए। एक हो गया हमारा K फेज या कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब केवल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन होना। तो दिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और देन इसके बाद हमारा जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है तो देन आएगा सी फेज। सी फेज मतलब साइटोकाइनेसिस। दिस रिप्रेजेंट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और जब साइटोकाइनेसिस हो जाती है तो टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। जो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस है, जो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस है, इसको फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं अलग अलग फेजेस में, जिसको बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और लास्ट वन इज द टेलोफेज। टेलोफेज। ठीक है, जैसे ही G2 फेज खत्म होगा वैसे ही प्रोफेज
स्टार्ट हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस का। और इन सारे फेज के बाद जैसे ही टीलोफेज खत्म होगा वैसे ही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ऐसा है नहीं, सब चीजें एक तरह से लगातार चल रही होती है, हमको बहुत क्लियर डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली। अगर हम लोग देखें तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ये वेरी करता है, ये भी प्लांट और एनिमल्स में अलग अलग तरह से डिवीजन होता है। अगर हम लोग साइटोप्लाज्म का डिवीजन प्लांट में देखें, इन प्लांट ये होता है बाई सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर एनिमल में देखें, एनिमल सेल्स में, तो ये होता है बाई क्लीवेज फरो फॉर्मेशन। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि एक में सेंट्रीफ्यूगली होता है, दूसरे में सेंट्रीपिटली होता है। मतलब पेरीफेरल रीजन से एनिमल सेल में स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन और सेंट्रल साइड में बढ़ता है दोनों तरफ से। वहीं प्लांट सेल में अगर बात करें तो सेंट्रल साइड से सेल प्लेट का फॉर्मेशन शुरू होता है और पेरीफेरल साइड में जाता है। तो इन चीज़ों को तो हम लोग आगे देखेंगे जब साइटोकाइनेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं साइटोकाइनेसिस के लिए। नेक्स्ट आते हैं कि सेल साइकिल या सेल डिवीजन की बात अगर हम लोग जब करते हैं तो सेल अपने आप तो डिवीजन शुरू नहीं करती है ना। कि सेल जब मन किया डिवाइड, भाई अगर अनकंट्रोल डिवीजन शुरू कर देगी तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, है ना, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सिस्टम होने चाहिए, चेक पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ रेगुलेशन सिस्टम होना चाहिए जो सेल को प्रमोट करे कि उसे कब डिवाइड होना है, कब उसे कॉल करेगी आप डिवाइड होइए, फिर कॉल करेगी रुक जाइए स्टॉप, अब डिवीजन नहीं करना है। अगर 4 सेल बनी तो 4 ही सेल बनेगी, 4 से ज्यादा नहीं बनेगी, है ना। तो ये कंट्रोल मैनर किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, कौन से कंपोनेंट हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। साथ ही हम लोग ये भी देखना चाहेंगे कि कौन सी सेल्स हैं जो हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, कौन सी सेल हैं जो जरूरत पड़ने पर डिवाइड होती हैं, और कौन सी सेल हैं जो डिवाइड होती ही नहीं है, कभी नहीं डिवाइड होंगी, है ना। देखते हैं हम लोग। What are the factors that regulate cell cycle and division? ठीक है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन को रेगुलेट कैसे किया जा रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है, और सेल साइकिल स्टार्ट कब हो रही है, कौन कह रहा है। तो देखिए एक वर्ड आता है माइटोजेन, माइटोजेंस। तो माइटोजेंस क्या है, माइटोजेंस ऐसे सब्सटेंस, फैक्टर या एजेंट हो सकते हैं जो किसी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, उसको कॉल करते हैं, उसको ट्रिगर करते हैं कि आप डिवाइड होइए, है ना। तो माइटोजेंस आर द एजेंट्स और फैक्टर्स या substances which stimulate cell डिवीजन, जो सेल को स्टिमुलेट करते हैं कि वो डिवाइड करें। तो ऐसे एजेंट को अपन क्या बोलते हैं, माइटोजेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोजेन। अब ये माइटोजेन अलग अलग हो सकते हैं, प्लांट्स में अलग होंगे, एनिमल्स में अलग होंगे। जैसे अगर हम लोग प्लांट में बात करें, इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में हम लोग ने इस हार्मोन का नाम जरूर सुना होगा, साइटोकाइनिन, ठीक है। ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो साइटोकाइनिन प्लांट में माइटोजेन की तरह से वर्क करेगा, ये सेल डिवीजन को या सेल साइकिल की प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा। वही एनिमल सेल्स में बात करें, इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, केमिकल्स हो गए, जैसे लिम्फोकाइंस, प्लेटलेट डिराइव्ड फैक्टर, ठीक है, इसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, प्लेटलेट डिराइव्ड फैक्टर या एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, फैक्टर्स हैं जो सेल डिवीजन को एनिमल सेल में प्रमोट करेंगे। तो माइटोजेंस क्या है, वो सारे एजेंट्स या केमिकल्स
जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, जब तक सेल को कॉल नहीं, अगर इमेटोजेंस की कमी हो जाए तो सेल क्या होगी, डिवाइड करेगी ही नहीं। उसको पता होना चाहिए कब डिवाइड करना है। उसके अलावा एक बार सेल डिवीजन स्टार्ट करे तो रुकना भी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि लगातार डिवाइड होती जा रही है होती जा रही है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जीवन फेज सही से चला है कि नहीं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी तरह से फुलफिल हो रही कि नहीं, इस फेज सही से चला है कि नहीं चला है। तो इसके लिए हमारे पास होते हैं कुछ प्रोटीन्स, इनको हम लोग रेगुलेटरी प्रोटीन्स कहते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स क्या बनाते हैं, दीज फॉर्म चेक पॉइंट्स। क्या बनाते हैं, ये चेक पॉइंट्स बनाते हैं। ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं कौन से एक्चुअल में, ये हैं, एक तो है साइक्लिन प्रोटीन और दूसरा है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, सीडीके। ठीक है, शॉर्ट में सीडीके। साइक्लिन प्रोटीन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, ये दीज आर द रेगुलेटरी प्रोटीन जो कि चेक पॉइंट्स बनाते हैं। अब ये साइक्लिन या सीडीके जो हैं ये जीवन के अलग होंगे, जीवन एस के लिए होंगे, G2 के लिए होंगे और M के लिए होंगे, कि अलग अलग पॉइंट पे हम रेगुलेट कैसे कर रहे हैं। जैसे अगर हम ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये मान लेते हैं हमारा जीवन फेज है, इसके बाद ये हो गया एस फेज, देन G2 फेज, और ये सबसे ज़्यादा फेज कवर करता है तो इसको बड़ा कर देते हैं और इससे भी बड़ा कर देते हैं, देन ये बना देते हैं G2 और ये हो गया M फेज। ठीक है, M फेज सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन रखता है। तो जीवन से इस फेज में अगर कोई सेल जा रही है तो यहां पर चेक पॉइंट्स होंगे, यहां पर क्या होगा, जीवन साइक्लिन होंगे और उससे रिलेटेड सीडीके होंगे। ठीक है, उसी तरह से एस फेज से G2 फेज में जा रही है तो यहां पर साइक्लिन होंगे, G2 से M फेज में जा रही है तो यहां पर साइक्लिन होंगे, और फिर M से G में जाना है कि नहीं जाना है इसके लिए भी यहां पर चेक पॉइंट्स होंगे। तो ये चेक पॉइंट्स अलग अलग फेजेस पे काम करते हैं कि सेल को आगे के प्रोसेस फॉलो करना है या नहीं करना, या सीधे यहां से निकल जाना है। किस फेज में, G0 फेज में या G0 फेज, जिसको क्विसेंट फेज के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। जैसे इसको कॉल किया जाएगा ये क्या करेगी, डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी। तो रेगुलेशन कैसे हो रहा है ये समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं कौन सी सेल्स हैं जो हमेशा डिवाइड करती रहती है, कौन सी सेल हैं जो जरूरत पड़ने पर ओकेजनली डिवाइड करेंगी और जो कभी नहीं डिवाइड करेंगी। तो कैटेगराइजेशन अगर हम लोग देखें, जैसे स्टेम सेल, इसके अलावा बोन मैरो स्टेम सेल। यहां पे स्टेम सेल्स कहने का मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की बात हो रही है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये कुछ सेल्स हैं जो हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, ये हमेशा डिवाइड करेंगे, रेगुलर डिवीजन करेंगी। जैसे हमारी बॉडी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है, वो किससे होता है, बोन मैरो सेल से होता है। बोन मैरो स्टेम सेल जो होती हैं, आरबीसी 120 डेज के बाद या डब्ल्यूबीसी एक हफ्ते से 10 दिन के बीच में, 1 वीक या 10 डेज के बीच में वो डेथ कर जाती हैं। तो लगातार उनका फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो लगातार फॉर्मेशन होने के लिए कहीं पे ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो लगातार इस तरह के सेल को प्रोड्यूस करे और वहां पे लगातार डिवीजन होता रहे। तो वो कौन है, बोन मैरो के अंदर मौजूद स्टेम सेल्स हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आप लोग पढ़ेंगे जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तो वहां पर स्टेम सेल्स लगातार डिवाइड होती रहती है। और अगर हम लोग प्लांट्स के अंदर देखें तो प्लांट्स के अंदर, ये तो एनिमल्स की बात हो गई, इन एनिमल्स, ये एनिमल्स का केस हो गया मान लेते हैं। ठीक है, और प्लांट्स में हम लोग देखें तो प्लांट्स में आपको रूट, एपिकल मेरिस्टेम या सिंपली मेरिस्टेमेटिक सेल लिख देते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है इन प्लांट्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है, जो मेरिस्टेम वाली सेल्स होती हैं ये भी रेगुलर डिवीजन करती हैं, लगातार डिवाइड करेंगी। अब उन
उन सेल्स की बात करते हैं जो ओकेजनली जरूरत पड़ने पर डिवाइड करती हैं। जैसे ओकेजनल डिवीजन की अगर हम लोग बात करें, ओकेजनल डिवीजन, हिपैटोसाइट सेल्स जरूरत पड़ने पर लीवर की जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेगी। ठीक है, लीवर में रीजनरेशन पावर जो है सिस्टम, हिपैटोसाइट सेल्स, लीवर सेल्स की बात करें, ये ओकेजनल डिवीजन करती हैं, ऐसा नहीं कभी डिवाइड नहीं करेंगे। उसी तरह से प्लांट्स के केस में अगर हम लोग बात करें तो पैरेनकाइमा सेल, जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है, प्राइमरी ग्रोथ और उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग जब पढ़ते हैं रूट और स्टेम में, तो पैरेनकाइमा सेल में क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन हो जाता है, डी डिफरेंशिएशन होता है। और विड्थ जो होती है स्टेम की विड्थ या रूट की जो विड्थ होती है, गर्थ जो होती है वो इंक्रीज करती है। नेक्स्ट आते हैं ऐसी सेल जो कभी डिवाइड करती ही नहीं, एक बार वो अपना शेप ले चुकी हैं या एक बार डिवाइड कर चुकी हैं तो फिर वो जी नॉट फेज में चले जाएंगे, जीरो जीरो फेज में, कभी फिर डिवाइड करती ही नहीं, जरूरत ही नहीं उनको डिवाइड करने की। जैसे सेल्स नेवर डिवाइड, नर्व सेल आफ्टर द बर्थ, नर्व सेल में कोई डिवीजन नहीं होता, ये मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती है लेकिन इसमें कोई डिवीजन नहीं होता। उसी तरह से हार्ट सेल, ये भी डिवाइड नहीं करेगी। फाइन, तो कौन से फैक्टर्स थे जो रेगुलेट करते हैं, किस किस पॉइंट पे चेक पॉइंट्स होते हैं, और उसके लिए क्या है, साइक्लिन प्रोटीन्स हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज हैं, ये भी अलग अलग नाम से हैं, वो हम लोग देखेंगे आगे जरूरत पड़ने पर। कौन सी सेल्स लगातार डिवाइड करती हैं, कौन ओकेजनली डिवाइड करती हैं, और कौन कौन सी सेल्स हैं जो कभी डिवाइड करती ही नहीं है। अब आगे आते हैं। अब थोड़ा सा सेल डिवीजन की बात कर लेते हैं। सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन की दो कैटेगरी है, दो तरह का सेल डिवीजन होता है। एक है माइटोसिस सेल डिवीजन और दूसरा है मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन और दूसरा है मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, या इसको हम लोग सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, वही मियोसिस सेल डिवीजन को रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। माइटोसिस को सोमैटिक या इक्वेशनल सेल डिवीजन क्यों कहते हैं? इक्वेशनल कहने का मतलब क्या है कि जो नई सेल्स बनती हैं आफ्टर द डिवीजन, जो भी डॉटर सेल बनेगी वो अपनी पेरेंटल सेल की आइडेंटिकल कॉपी होती हैं। क्या होती है? आइडेंटिकल कॉपी इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज एज वेल एज क्रोमोसोम नंबर। अगर यहां पर इस सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, ये पेरेंटल सेल है और ये माइटोसिस कर रही है और दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रही है, यहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 2n ही होगा। कितना होगा? 2n ही होगा क्रोमोसोम नंबर। डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही डॉटर सेल बनेगी। ओके, और अगर सेल हैप्लॉयड है, अगर सेल हैप्लॉयड है तो सेल डिवीजन के बाद हैप्लॉयड ही बनेगी। तो पेरेंटल सेल अगर हैप्लॉयड क्रोमोसोम रख रही है
तो जो डॉटर सेल बन रही है वो भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम रखेगी। तो इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन करेंगे। दूसरी बात क्या है, ये डिप्लॉयड और हैप्लॉइड दोनों ही तरह की सेल में हो रही है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पर मेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिप्लॉयड है वहां पर भी ये सेल डिवीजन चल रहा है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पर मेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हैप्लॉइड है तो वहां पर भी माइटोसिस सेल डिवीजन चल रहा है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों जगह होगा। और आफ्टर द डिवीजन जो डॉटर सेल बन रही हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, सेम है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट सेल। मान लेते हैं ये पेरेंटल सेल है, ये पेरेंटल सेल हो गई, और ये जो बन रही है ये सारी क्या है, डॉटर सेल है, डॉटर सेल है। तो ये हैप्लॉइड सेल में हो रहा है, ये क्या है, डिप्लॉयड में हो रहा है। सोमैटिक सेल डिवीजन इसे क्यों कहते हैं, इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म अगर देखा जाए तो ये सेल डिवीजन हमेशा सोमैटिक बॉडी पार्ट्स में होगा। सोमैटिक बॉडी पार्ट्स क्या हो गए, वो सारे बॉडी पार्ट्स जो रिप्रोडक्टिव नहीं है, मतलब अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ऑल द बॉडी पार्ट्स शो माइटोसिस सेल डिवीजन और सोमैटिक सेल डिवीजन। तो सोमा मतलब क्या होता है, बॉडी होता है। तो यहां पर यह भी ध्यान देना है कि जो सेल डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस जो हो रहा है, माइटोसिस ऑल पार्ट्स में होगा बॉडी के, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब गेमीट फॉर्मेशन के लिए हायर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस नहीं होता, हालांकि लोअर ऑर्गेनिज्म में आपको माइटोसिस मिलेगा गैमेट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, इन लोअर ऑर्गेनिज्म, इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम बात कर लें यहां पे एल्गी की, फंगाई की, ब्रायोफाइट्स की, ठीक है। तो इनके केस में क्या होता है, मेन बॉडी जो होती है वो ऑलरेडी हैप्लॉइड होती है, तो गैमेट फॉर्मेशन करने के लिए वो मियोसिस नहीं करेगी, है ना, मियोसिस नहीं करेगी। ऑलरेडी बॉडी हैप्लॉइड है और गैमेट को बनाना है वो भी हैप्लॉइड रहते हैं, तो वहां पर माइटोसिस सेल डिवीजन चलेगा। किसमें, एल्गी के केस में, फंगाई के और ब्रायोफाइट्स में। लोअर ऑर्गेनिज्म में भी फॉर, आप लिख सकते हैं फॉर गैमीट फॉर्मेशन। एंड ग्रोथ। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में सारे पार्ट्स में होगा एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, सॉरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, टेस्टिस है और ओवरी। अब आते हैं हम लोग मियोसिस पे। तो मियोसिस को रिडक्शनल सेल डिवीजन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कितना, हाफ हो जाएगा। जो भी टोटल नंबर ऑफ सेल क्रोमोसोम्स पाया जा रहा है पेरेंटल सेल्स के अंदर, उससे ये घट के आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर 2n है, डिप्लॉयड की बात करते हैं क्योंकि हैप्लॉयड में तो होता नहीं है ये, तो जो डॉटर सेल है वहां पर हैप्लॉयड हो जाएगा। कहां पर ये प्रोसेस होती है ये ध्यान रखना है, इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वहां पर ये प्रोसेस आपको मिलेगी। मियोसिस की भी अलग अलग कैटेगरी है, मियोसिस की भी अलग अलग कैटेगरी है, ज़ाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस। जैसे अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो मियोसिस सेल डिवीजन यहां पर कहां होगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यहां पर लोअर ऑर्गेनिज्म में जाइगोट में मियोसिस होता है, तो उस तरह के मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। तो टाइप पढ़ेंगे मियोसिस की तो वहां पे हम लोग देखेंगे उसको भी। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो रहा है। नेक्स्ट, यहां पे नंबर ऑफ सेल्स जो होती है, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जो बन रही हैं, डॉटर सेल्स वो नॉर्मली 4 बनती हैं। कितनी होती है, 4 होती हैं, और उनकी साइज क्या होती है, कम होती है, क्रोमोसोम नंबर भी घटकर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। मियोसिस की जो प्रोसेस है ये 2 सक्सेसिव
डिवीजन में कंप्लीट होगी। एक होगा मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड। एक होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड। ध्यान ये देना है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ जो होगा वो मियोसिस फर्स्ट में होगा। यहां पे ये ध्यान देना है, क्रोमोसोम नंबर हाफ इस डिवीजन में होगा। और ये जो होता है दिस इज सिमिलर टू माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस जैसा होता है। अगर इसको डायग्रामेटिकली हम लोग समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी सेल है, डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, क्योंकि मियोसिस कहां हो रहा है, ऑलवेज इन डिप्लॉयड सेल। ये पॉइंट यहां ऐड कर देता हूं, ऑलवेज इन डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, जबकि ये हैप्लॉयड सेल्स और डिप्लॉयड दोनों में हो रहा है। ये क्या हमारी हैप्लॉयड सेल है और ये क्या है, डिप्लॉयड है। ठीक है, तो ये डिप्लॉयड सेल है और ये मियोसिस फर्स्ट सपोज करते हैं कर रही है, मियोसिस फर्स्ट। यहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, यहीं पर हाफ हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट में, ये ध्यान देना है हमको। और देन मियोसिस सेकेंड में टोटल हमको 4 सेल मिल जाएंगी। नंबर ऑफ सेल कितनी बन जाएंगी, 4 हो जाएंगी। और क्रोमोसोम नंबर उतना ही होगा, हाफ, ये हैप्लॉयड होगा। तो ये क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल के अंदर, वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको डॉटर सेल के अंदर मिल रहा है, जो 4 डॉटर सेल बन रही हैं। तो ये डिवीजन कैसा हो गया, माइटोसिस जैसा हो गया। इसलिए मियोसिस सेकेंड को हम लोग माइटोसिस के इक्वल बोलते हैं, सिमिलर टू माइटोसिस। यहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है, रिड्यूस कर जा रहा है। इसलिए मियोसिस फर्स्ट को एक नाम और दिया जाता है, हेट्रोटिपिक टाइप डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट को। जबकि मियोसिस सेकेंड को हम लोग बोलते हैं होमोटिपिक टाइप। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर दिख रहा है, वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको यहां दिख रहा है, मियोसिस सेकेंड, इसलिए इसको होमोटिपिक। जबकि यहां पे हेट्रोटिपिक है, यहां डिप्लॉयड और यहां पर क्या हो जा रहा है, हैप्लॉयड हो जा रहा है। तो मियोसिस फर्स्ट हेट्रोटिपिक टाइप एंड मियोसिस सेकेंड इज होमोटिपिक टाइप। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वहां पे मियोसिस हो रहा है। मियोसिस होने की वजह क्या है, हम लोग को पता है, वेरिएशन आता है। क्या आता है, वेरिएशन। जैसे माइटोसिस में आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज मिलेगा, उसी तरह से मियोसिस फर्स्ट या मियोसिस सेकेंड हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पे प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, इसी तरह से मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकेंड, इसी तरह से टेलोफेज फर्स्ट और टेलोफेज सेकेंड मिलेगा। मियोसिस का अपना प्रोफेज से टेलोफेज तक प्रोसेस होगी, उसी तरह मियोसिस सेकेंड की भी प्रोफेज से टेलोफेज तक प्रोसेस होगी। एक्चुअल जो वेरिएशन आता है वो मियोसिस फर्स्ट में ही आएगा। ध्यान रखना है, मियोसिस फर्स्ट जो है यहीं पे वेरिएशन आता है। क्यों आता है, क्योंकि यहां पर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। यहां पर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। ये हम लोग इंट्रो के तौर पे देख रहे हैं ताकि एक इंट्रोडक्शन हमारा हो जाए, दिमाग में एक फ्रेम बैठ जाए कि मियोसिस में क्या क्या चीजें हैं। जब हम लोग डिटेल में मियोसिस को डिस्कस करेंगे, वहां पे लेप्टोटीन, जैकोटीन, पैकेटीन, सारी स्टेज को अलग अलग डिस्कस किया जाएगा और क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिलहाल बेसिक डिफरेंस बता रहे हैं, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आता है। जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है वहां पे सेल डिवीजन कौन सा चलता है, माइटोसिस सेल डिवीजन चलता है। और क्लोन का फॉर्मेशन होता है। क्लोन क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली भी। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस होना जरूरी है। फाइन, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन में एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होगा और एक ही बार सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना है हमको, माइटोसिस सेल डिवीजन जो है, माइटोसिस यहां वन टाइम
डीएनए रेप्लिकेशन, ओके, एंड वन टाइम कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब सेल डिवीजन हो रहा है, एक बार डिवीजन हो रहा है। लेकिन मियोसिस में थोड़ा सा अलग है पैटर्न। मियोसिस में यहां पर वन टाइम डीएनए रेप्लिकेशन तो होगा इस फेज के दौरान, है ना, लेकिन टू टाइम डिवीजन हो रहा है, दो बार डिवीजन हो रहा है ना, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो जब दो बार डिवीजन होगा तो टू टाइम्स आपको कैरियोकाइनेसिस देखने के लिए मिलेगी एंड टू टाइम्स आपको साइटोकाइनेसिस देखने के लिए मिलेगी। फाइन। तो एक्चुअल में मियोसिस नॉर्मली हम लोग जब देखते हैं तो कहां पर देखने के लिए मिलता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, और मियोसिस से हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो जब गैमीट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस से डिवीजन चलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटिक मियोसिस। वहीं अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में देखें, जैसे एल्गी है, फंगस है, ब्रायोफाइट्स है, यहां पर जाइगोट मियोसिस करता है, मियोसिस करेगा और स्पोर्स बनाएगा जो हैप्लॉइड होंगे। इस तरह की मियोसिस को हम लोग नाम देते हैं जाइगोटिक मियोसिस। क्या नाम देते हैं? जाइगोटिक मियोसिस। जब आप हैप्लॉइड या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा जाइगोटी एक ऐसी स्टेज होती है जो नॉर्मली डिप्लॉयड फेज को रिप्रेजेंट करती है ना। हालांकि ब्रायोफाइट में स्पोरोफिटिक स्टेज आती है, बट जाइगोट में होने वाली मियोसिस को हम लोग जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। हम लोग जाइगोटिक मियोसिस को समझ रहे हैं। और गैमेट फॉर्मेशन के लिए अगर हो रही है तो इसको बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। एक और मियोसिस हम लोग पढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन के लिए, है ना। ठीक है, अगर मियोसिस स्पोर, और ये स्पोर कैसे हैं? हैप्लॉइड फॉर्मेशन के लिए हो रही है, इसको बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस। क्या बोलते हैं? स्पोरिक मियोसिस। आप लोग माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर पढ़ेंगे, हायर क्लास में है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है जो आगे चलकर पोलन ग्रेन में डेवलप होता है एंजियोस्पर्म में। और इसी तरह मेगास्पोर मदर सेल से आगे चल के मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और उससे आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। तो उस तरह की मियोसिस को हम लोग स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। तो ये गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस और स्पोरिक मियोसिस, ये दोनों के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस थे मियोसिस सेल डिवीजन और माइटोसिस सेल डिवीजन में, ये हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब सेल डिवीजन उन्होंने डिफरेंशिएशन देख लिया, माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। एक और सेल डिवीजन है जो ना ही मियोसिस टाइप का है ना ही माइटोसिस टाइप का है, उसको हम लोग ए माइटोसिस टाइप का कहते हैं। किस टाइप का? ए माइटोसिस।
तो अब हम लोग अलग अलग थोड़ा सा सेल डिवीजन के डिफरेंसेस देख लेते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है। माइटोसिस और दूसरी तरफ कर लेते हैं मियोसिस, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन साथ ही साथ एमाइटोसिस भी पढ़ेंगे। माइटोसिस सेल डिवीजन कहां हो रहा है भाई? इन हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड सेल, दोनों में आपको मिलेगा। जबकि मियोसिस कहां हो रहा है? इन डिप्लॉइड सेल में केवल। वही माइटोसिस सेल डिवीजन जो है, माइटोसिस सेल डिवीजन जो है, यहां पर 2 डॉटर सेल बनती हैं। कितनी? 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। यहां पे 4 डॉटर सेल बनेंगी। ठीक, सिंगल डिवीजन है, यहां पर 2 डिवीजन होगा, 2 डिवीजन। कौन कौन सा? मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। इसके अलावा नो वेरिएशन, यहां पे कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है, यहां पे वेरिएशन आएगा। टेक प्लेस। नेक्स्ट, नो क्रॉसिंग ओवर। ध्यान रखना है, क्रॉसिंग ओवर से ही वेरिएशन आता है, तो यहां कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, जबकि यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ये ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट, ये फॉर ग्रोथ, रिपेयर, ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए हो रहा है। मियोसिस नॉर्मली फॉर रिप्रोडक्शन इसलिए हो रहा है। गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ऐसा तो गैमेट तो यहाँ पे ही बन रहा है, लेकिन ध्यान देना है कि कहाँ पे लोअर ऑर्गेनिज्म में, जहाँ पे ऑलरेडी बॉडी हैप्लॉइड है, तो वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के लिए जो सेल डिवीजन चला रहे हैं वो कौन सा चला रहे हैं? माइटोसिस चला रहे हैं। ठीक है, तो ग्रोथ, रिपेयर, जख्म को भरने के लिए, वाउंड हीलिंग के लिए, रीजनरेशन के लिए, सारी प्रोसेस के लिए जो सेल डिवीजन है वो कौन सा है? माइटोसिस है। तो रिप्रोडक्शन कौन सा है? बेसिकली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस सेल डिवीजन चलेगा। जबकि मियोसिस आपको कहां मिलेगा? ओनली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट, माइटोसिस सेल डिवीजन जब चलता है तो क्लोन का फॉर्मेशन होता है। जबकि इस केस में अगर हम देखें, नो क्लोन फॉर्मेशन, किसी भी तरह के क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, जो कि एक टाइप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वहां पे भी ये प्रोसेस चलेगी फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, माइटोसिस टेक प्लेस। यहां पे नेवर, कभी नहीं होगा। नेक्स्ट, यहां पे क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। यहां पे क्रोमोसोम नंबर आफ्टर द डिवीजन क्या होता है? सेम रहता है। हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड डॉटर सेल में, और डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड होगा। जबकि यहां पर क्या हो जाता है? क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, मतलब हैप्लॉइड हो जाता है।
तो ये कुछ डिफरेंसेस हम लोगों ने देख लिए, सारे तो नहीं है बट कुछ इंपॉर्टेंट है माइटोसिस और मियोसिस में। जैसे आप और लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि मियोसिस सेकेंड में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन ये सारी स्टेजेस आती हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, जबकि माइटोसिस में क्रोमेटिड का डिवीजन हो जा रहा है, क्रोमोसोम के क्रोमेटिड अलग अलग हो जा रहे हैं। मियोसिस सेकेंड में क्रोमेटिड अलग अलग होते हैं, है ना। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, जब हम लोग सेल्स डिवीजन पढ़ेंगे अलग अलग माइटोसिस और मियोसिस तो वहां पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ये हमारा आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था सेल साइकिल और सेल डिवीजन पे, कि सेल साइकिल क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे हम लोग ये बात दिमाग में आती है, रडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था, उसके बाद स्ट्रासबर्गर ने क्या कहा था, और किस तरह से अलग अलग फेजेस को रोका जाता है, कोई सेल कब डिवाइड करेगी, कब वो डिवाइड करना स्टॉप कर देगी, कौन सी सेल है जो हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, कौन सी सेल है जो डिवाइड नहीं करती, कभी नहीं करती, एक बार डिवीजन में स्टॉप हो गए तो वो डिवाइड नहीं करेंगी, कौन सी कभी कभी जरूरत पड़ने पर डिवाइड करती हैं। देन माइटोसिस किस तरह की सेल्स में होता है, हैप्लॉइड में, डिप्लॉइड दोनों में हो रहा है। मियोसिस ऑलवेज टेक प्लेस इन डिप्लॉइड सेल्स। इसके अलावा हम लोग आगे के आने वाले लेक्चर्स में माइटोटिक पॉइजन्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो माइटोसिस को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी अपडेट आपकी तरफ से, कोई भी सजेशन है, हो सकता है कहीं स्पेल मिस्टेक हुई हो या बोलने में स्पेल कभी गड़बड़ हो जाती है, तो उसको कंसिडर कर लीजिएगा। और कोई भी अपडेट आपकी तरफ से या कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट्स में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।